Okay, so as in the last video we have discussed everything about charge. जो भी बेसिक्स थी चार्ज की हमने वो सारी डिस्कस की. हमने क्या क्या डिस्कस किया कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो रिपेल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा. इंट्रिंसिक मतलब वो अपनी खुद की वजह से, बॉडी की वजह से ही है. फिर हमने बोला हमारे पास नेचुरली अकरिंग चार्जेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और अल्फा पार्टिकल. और हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं चार्जेस को. कैसे? हमें पता है एटम न्यूट्रल होता है, या तो हम उसका इलेक्ट्रॉन उससे लॉस करवाएं या तो उसको गेन करवाएं. तो हम ऐसे करके हम इसको आर्टिफिशियली चार्ज भी दिलवा सकते हैं. हमने बोला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. फिर हमने चार्ज का देखा था कि यूनिट क्या होता है, एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है. और अगर डायमेंशन की बात की जाए तो A इंटू टी या I इंटू टी होता है. उसके बाद हमने 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस किए थे. आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले हम एक अच्छा सा बस एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि मिनिमम चार्ज क्या है. किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, हमें पता है ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है. ठीक है, फंडामेंटल चार्ज. और इसका कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, अब पहले तो हमने बोला कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फंडामेंटल चार्ज है. ठीक है, और इसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. फिर हमने बोला कि हमारे पास होता है क्या? हमारे पास होता है क्वार्क्स. अभी क्वार्क्स क्या है हम बिल्कुल इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. क्वार्क्स हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, अब हमारा जो न्यूट्रॉन है ना वो हमारा बना हुआ होता है क्वार्क्स से. अभी मैं यहाँ पे 2 क्वार्क्स लिख रही हूँ. एक हमारे पास है 2+2/3 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है. ठीक है, उसके बाद -1/3 इलेक्ट्रॉन. ये मैंने 2 क्वार्क्स लिख दी है. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि जो हमारा मिनिमम चार्ज है ना, मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वो ही हमारे पास मिनिमम चार्ज है. मिनिमम चार्ज that can exist on an body, that can exist on an object, that can exist on an object. अब मुझे बताओ मिनिमम चार्ज तो हमारा ये है 2/3 इंटू ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोबारा -1/3 इंटू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. अब मुझे बताओ क्या ये चार्ज मिनिमम चार्ज क्यों नहीं है और ये मिनिमम चार्ज क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते बॉडी पर? बॉडी के ऊपर ये ही मिनिमम चार्ज क्यों एग्जिस्ट कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बस थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए. अब कॉन्सेप्ट है क्या? ये देखो क्वार्क्स ये कभी भी इंडिविजुअली अपीयर नहीं कर सकते. ये कभी भी इंडिविजुअली अपीयर नहीं कर सकते. हमें पता है हमारा न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से बन के मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है. तो दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल. ठीक है, ये ठीक है, अगर हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोल भी देते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली. हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो हमारा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, हमने देखा है. ठीक है, वो फंडामेंटल है, वो किसी से मिलकर नहीं बना हुआ. तो क्वार्क्स हमारे पास इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इस वजह से ही हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमारे पास मिनिमम चार्ज है जो कि बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है. ये हमारे पास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते. ये मिलकर एक मजमूआ बनाकर एग्जिस्ट करेंगे. जैसे कि न्यूट्रॉन में क्वार्क्स मिलकर होते हैं और फिर न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज आ जाता है. ठीक है, इसलिए कि हमारे क्वार्क्स कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इस वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना वो ही मिनिमम चार्ज हो सकता है जो कि बॉडी पर एग्जिस्ट करे.
ठीक है, तो आज हमने ये एक पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा ये लिया। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं वो है हमारे पास किसका, वो है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, तो हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी पढ़ेंगे, जो कि हमें किसने दी थी, नील बोहर ने दी थी, अगर याद किया जाए। जब हमने बोला था कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था, एटॉमिक मॉडल जो था, रदरफोर्ड का फेल कर दिया था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल किया, उसका पहला तो रीज़न ये था कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फेल कर दिया, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा उसका जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से क्वांटाइजेशन कंडीशन नील बोहर ने सामने रखी थी, वो था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अभी ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अभी के लिए दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, एक मिनट में ये यहाँ पे कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसने हमें क्या बोला था कि एनी चार्ज पार्टिकल विच इज़ रिवॉल्विंग। अभी जैसे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेरे शेल हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें क्या बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, विच इज़ रिवॉल्विंग इन द शेल, वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगी। तो जब ये अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा, क्या ये स्पिरल बन के न्यूक्लियस के ऊपर नहीं आ जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक नहीं कर लेगा, न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी, नो स्टेबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें यही बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इट्स न्यूक्लियस, तो वो अपनी एनर्जी भी लूज़ करेगा साथ में। तो एनर्जी लूज़ करते करते, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लूजेज एनर्जी, तो वो एनर्जी लूज़ करते करते उसको तो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस पर, लेकिन वो गिर रहा ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई और फैक्टर है। तो इस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड couldn't explain this. रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। उसके बाद हमारे पास कौन आया, इसके डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन आया, नील बोहर केम, और उसने अपना मॉडल एटॉमिक पेश किया। अब इसने क्या बोला था और कैसे इसका ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, इसने नील बोहर ने क्या आके पेश किया कि ये इसका स्टेबल हो गया। आए देखते हैं, सही तो इसका भी नहीं था, हमें पता है। इसके बाद हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल आया, श्रोडिंगर आया, उसके बाद हमारे पास क्वांटम नंबर्स आए, प्लांक की थ्योरी आई, इसका भी सही नहीं था, लेकिन इसने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया। इसने क्या एक्सप्लेन किया, इसने दी क्वांटाइजेशन कंडीशन, और इस क्वांटाइजेशन कंडीशन में इसने क्या बोला कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व करता है ओनली इन फिक्स ऑर्बिट। क्वांटाइज का मतलब ही होता है फिक्स्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स बोल देते हैं, एनर्जी लेवल्स। पैकेट है, पैकेट,
एनर्जी का पैकेट इज़ व्हाट वी कॉल क्वांटा, ठीक है, एनर्जी का पैकेट होता है क्वांटा। अभी हम पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, मतलब फिक्स्ड है कोई चीज़। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है ना, वो रिवॉल्व करता है ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ये बस सिंपल सी बात कह दी थी नील बोर ने। इसने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम वी आर, वो इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। ये एन क्या है, इंटीजर है, तो इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, ठीक है, जहाँ पे एन इज़ एन इंटीजर, एन इज़ एन इंटीजर। तो इसने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व किस में करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व करेगा फिक्स ऑर्बिट में, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH/2 पाई। और फिर इस कंडीशन को इसने कैसे सही किया था, जिसमें नो स्टेबिलिटी थी। इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब भी हमारे पास एनर्जी गेन करे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो अगर उसने एनर्जी गेन की, एनर्जी बल्कि मैं रेड से बना लेती हूँ, अगर उसने एनर्जी गेन की, तो वो जंप करके अपने ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है और इसने एनर्जी लूज़ की, तो वो जंप करके अपने लोअर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। सिंपल कंडीशन इसने ये बोल दी, ठीक है। तो इस वजह से इसका एटॉमिक मॉडल स्टेबल हो गया, और उसका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबल हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो अभी ये क्वांटाइजेशन कंडीशन समझाने का मकसद क्या था, कि एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में करता है, ठीक है। अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो वो अपने ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, और वो अगर एनर्जी लूज़ करेगा तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ऐसे ही करके क्वांटाइजेशन कंडीशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है h/2 पाई। इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, मतलब n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। अब हम पढ़ें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, व्हाट डज इट सेज अस अबाउट, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमारे पास क्या होता है, कि हमारा जो टोटल चार्ज होता है ना, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, मैंने ये ऊपर लिखा था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमारे पास क्या है, कि जब हमारे पास कोई, अगर हमारे पास ठीक है, मैं ये आपको एग्जांपल से मैंने बता दिया कि एनर्जी हमारे पास फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल चार्ज होता है ना, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसको ना बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, ठीक है। कि हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से एन ई लिख दिया, ठीक है। एन यहाँ पे इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ये भी लिख दिया जाए, एन इज एन इंटीजर, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या, अब जैसे कि अगर मेरे पास एक एटम है, ठीक है, मुझे पता है, मैं एटम तो एक न्यूट्रल होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसको आयन बनाना पड़ेगा,
तब भी तो इसके पास चार्ज आएगा। आई नीड टू मेक इट आइन, आई नीड टू मेक इट आइन, ठीक है। और आइन कैसे बनाऊंगी, या तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाऊंगी या तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊंगी। जब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाऊंगी तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस ई, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस ई, प्लस ई मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, प्लस ई चार्ज आना चाहिए। +1 हम देखते हैं कि Na जो होता है ना, उसके ऊपर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो उसके फर्स्ट शेल में चले जाते हैं, सेकंड शेल में उसके 8 चले जाते हैं, बाकी बचता है 1, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो उस प्लस चार्ज का मतलब यही है कि प्लस ई हो गया, ठीक है, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस वजह से प्लस ई चार्ज हो गया। अगर कोई हमारे पास एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मैं क्या कह सकती हूँ, उसके ऊपर चार्ज +2e आएगा, ऑफ कोर्स। तो अगर कोई एटम हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, +3e आना चाहिए। ऐसे ही करके अगर हमारे पास कोई एटम है और वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, +10e आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, उसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आया, ई, मतलब सिर्फ ई, प्लस ई। फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो प्लस का 2e, 3 किए तो प्लस का 3e। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ 1 है, प्लस का 1e हो गया ये, ठीक है। तो अब टोटल चार्ज ये क्या हुआ, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, ये नंबर है, कोई इंटीजर है, समझ लेते हैं इंटीजर है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन। क्या अब ये बात समझ आ रही है कि टोटल चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा किसी एटम पर वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी मैं यूँ ही कह सकती हूँ कि QT इज़ इक्वल टू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो ये इंटीजर है मतलब n है, और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज तो हमने ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा। मतलब अगर मैं इसका 1.5 इलेक्ट्रॉन में अगर इसको बोलती हूँ, देखो यहाँ पे ये n इंटीजर है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैसे किसी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ सकता है, कैसे, मतलब या तो वो लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या वो 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता तो ही तो इसके ऊपर +1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आता, लेकिन हमें पता है कोई बॉडी 1.5 कभी लूज़ कर ही नहीं सकती, या 2.5 या 2.3 कभी लूज़ कर ही नहीं सकती। बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या गेन करेगी वो इंटीजर्स में ही करेगी, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, या तो वो 3 करेगी, या तो वो 4 करेगी, कभी 1.5 या 2.5 या 3.5 नहीं कर सकती। इस वजह से यहाँ पे इंटीजर आया। तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने क्वांटाइजेशन, पहले कंडीशन रिवाइज की नील बॉहर की, जो उसने दी थी अपने एटॉमिक मॉडल में केमिस्ट्री के। फिर हमने क्या रिवाइज बोल रही हूँ, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, ठीक है। और जो हम कल वीडियो बनाएंगे उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। या अगर किसी बॉडी का चार्ज 1.5 है, अगर किसी बॉडी का चार्ज टोटल 1.5 है और इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो नंबर कितना होगा। तो ऐसे करके हम पूरा सॉल्व करेंगे। कल हमारे पास पास्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दिस वाज ऑल फॉर टुडे।